हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा जो लाइट चैप्टर है उसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 हमने पहले कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो यहाँ पे जो लिंक आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करें। तो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले अपने एक जनरल जो साइंस का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको अक्सर जो समर टाइम होता है, गर्मी का जो सीज़न होता है, उस समय आपको ब्लैक ड्रेस पहनने के लिए अवॉइड किया जाता है कि ब्लैक ड्रेस नहीं पहननी, और वाइट ड्रेस आपको प्रीफर किया जाता है। जबकि विंटर सीजन में इसका अपोजिट होता है। विंटर सीजन में कहा जाता है आपको ब्लैक ड्रेस पहनने का, और वाइट ड्रेस पहनने के लिए आपको अवॉइड किया जाता है आपको। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए अपन जानते हैं। कल हमने जब एक टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको एक बताया था, जो लाइट होती है, लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ लाइट रे को ऑब्जर्व करना और कुछ लाइट रे को क्या करना, रिफ्लेक्ट करना। तो कुछ कलर की जो लाइट रे होगी वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, सारी लाइट रे को, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की, उन सबको एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब क्या करते हैं, सारी लाइट रे को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये जितनी भी लाइट रे हैं, 7 जो कलर की लाइट रे, अगर इन सारी कलर लाइट को, अगर जो कोई लाइट रे आ रही है, इन 7 कलर की लाइट रे को अगर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो याद रखो स्टूडेंट, वो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो क्या करता है कि जो भी लाइट रे आ रही है, जो 7 कलर है, इन 7 कलर को वापस क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है वाइट। तो अब यहाँ पे समर और विंटर का क्या रोल रहा, यस रोल है। आप खुद सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, जो लाइट आ रही है सन से, अगर उस पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी अपने पास ही रख ले रहा है, उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो लाइट के अंदर जो हीट होगी वो क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करेगी, वो वहीं तक रहेगी। अगर मैं ही, जैसे ही मेरे शर्ट, अभी तो मैंने खैर वाइट पहन रखा है, अगर सपोज करो अगर ब्लैक होता तो सन से लाइट रे आती है, चलो यहाँ पे देखो मैं सन लेता हूँ, सन से लाइट रे आती है, मेरे ऊपर आती है, और मैं क्या करता है, जो भी कलर की लाइट है उसको सबको ये शर्ट क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करती है तो इसके अंदर जो हीट होती है वो हीट क्या होती है, शर्ट के अंदर आती है, और मुझे कैसे लगती है, गर्माश लगती है, गर्मी लगती है मुझे। और अगर गर्मी लगेगी, पहले से एक तो एनवायरनमेंट पहले से गर्म है, आपका समर सीजन है, पहले से गर्म है, और ऐसे में आप ब्लैक शर्ट पहनते हो तो उस समय आपकी शर्ट और गर्म होगी, और आपको कैसा लगेगा, आपको गर्मी लगेगी, आपको हॉटनेस लगेगी। तो ऐसे में आपको कहा जाता है ब्लैक शर्ट नहीं पहनने के लिए। और अगर आपने खुद ने किया भी होगा, कभी पहना होगा ब्लैक शर्ट, तो आपको देखना उसमें ज़्यादा गर्मी लगी होगी बजाय कि वाइट में क्यों कम लगेगी, क्योंकि वाइट क्या करता है, जो भी लाइट रे आती है उन सारी कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कैसा करता है, रिफ्लेक्ट, यानी किसी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से सारी रिफ्लेक्ट होगी, तो जो लाइट के अंदर जो हीट होती है वो भी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे में अपन को वहाँ पे जो गर्मी है वो कम लगती है अपन को। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि जो समर टाइम होता है वहाँ पे हमको वाइट ड्रेस पहननी चाहिए और ब्लैक नहीं पहननी चाहिए। और विंटर में इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि विंटर में आप चाहोगे कि आपकी जो बॉडी रहे थोड़ी किससे वार्म रहे, गर्म रहे। तो ऐसे में अगर आप ब्लैक शर्ट पहनते हो या ब्लैक ड्रेस पहनते हो तो जो लाइट रे आएगी वो आपकी शर्ट के अंदर एब्जॉर्ब होगी और आपको गर्माश देगी और आपका शरीर वार्म रहेगा, और इससे आप सर्दी से बचोगे आप लोग। तो ठीक है, यही रीज़न होता है वाइट और ब्लैक किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखाई देना और किसी ड्रेस का पहनना। आया समझ में? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट, बाकी और सब ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट कलर के क्यों नज़र आते हैं वो मैंने पार्ट 2 में बताया था आपको, तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मिरर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो मिरर में भी डिफरेंट 2 टाइप के मिरर थे, एक तो प्लेन मिरर था, एक स्फेरिकल मिरर था। तो प्लेन मिरर हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर, है ना। तो स्फेरिकल मिरर डिस्कस करें इससे पहले अपन समझ लेते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर आपने देखा होगा कि जो बॉल वगैरह होती है, चाहे बॉल होगी चाहे वॉलीबॉल, तो जो भी राउंड में आपको जो दिखाई देती है, जो सॉलिड होती है, सॉलिड भी हो सकती है, अंदर से होलो भी हो सकती है, खोखली भी हो सकती है, बस राउंड होनी चाहिए, गोल। अगर वो गोल चीज़ है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, स्फेयर। क्या कह सकते हो, स्फेयर। तो क्या ये अभी स्फेयर है क्या? ये स्फेयर नहीं है, ये सर्कल है। फर्स्ट थिंग देखो, एक डिफरेंस है सर्कल और स्फेयर में।
सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? पता है आपको? नहीं पता? चलिए देखिए, स्फेयर जो होता है स्टूडेंट, ये होती है 3D ऑब्जेक्ट होता है, 3 डायमेंशनल। यानी कि आप चाहो तो स्फेयर को आप उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, आप उसको अपने हैंड में उसको कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो उसको चारों साइड से आप। बट अगर मैं बात करूँ सर्कल की, तो सर्कल होती है 2D शेप में होती है, 2D शेप में। यानी कि आप सिर्फ सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, किसी एक प्लेन में आप ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको पकड़ नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि ये ले सर्कल है, तो वो गलत कह रहा है। सर्कल कभी ना तो उसको पकड़ा जा सकता है, ना आप टच कर सकते हैं, ना उसको फील कर सकते हो। आप सिंपली उसको क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। तो कई सारे स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर, हम तो एक गोल सी वो होती है, हम उसको भी तो लेते हैं हम पकड़ में। लेकिन बच्चों, वो आपका सर्कल नहीं होता है, वो होती है रिंग होती है, जिसको आप उसको पकड़ते हो, जो ऐसी इस टाइप की होती है, राउंड है ना। तो वो रिंग होती है, वो सर्कल नहीं होता है। सर्कल सिर्फ बनाया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, उसको आप पकड़ के उसको उसके साथ या तो ना तो खेल सकते हो, ना उसको टच कर सकते हो। तो सर्कल होता है 2D शेप, स्फेयर होता है 3D शेप। आया आपको डिफरेंस? और ऐसे ही अपन स्फेयर को बना भी नहीं सकते हैं, मतलब ऐसे उसको इमेज इसकी बना नहीं सकते अपन, ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते अपन। ये तो बस अपन इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा है, बाकी एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो समझ में आया? स्फेयर कैसा होगा, बॉल समझ लो आप लोग। तो हम क्या करते हैं, एक स्फेयर लेते हैं, ग्लास स्फेयर लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब इस स्फेयर का क्या करते हैं, अंदर से खोखला है, देखो अंदर से बोलना, जैसे बॉल टाइप है ना, बॉल टाइप, गोल है, राउंड है, बॉल टाइप है। अब आप क्या करते हो, उसका एक पोर्शन कट कर देते हो। कट किया, अंदर से होलो है, खाली है ना, ये से होलो है। जैसे बॉल होती है ना, आप लोग जरूर क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, तो क्रिकेट में जो बॉल होती है, जब बॉल को आप कट करोगे, वन साइड उसका कट करना, तो अंदर से होल होगी, तो आपका जो ये वाला जो पोर्शन होगा, चलो इसको मैंने कट करके एक साइड में ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। तो अब ये जो पार्ट लिया, ये किसका पार्ट है? स्फेयर का पार्ट है ना, स्फेयर का पार्ट लिया अपन ने। अब ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर, ग्लास स्फेयर पर अगर आप एक साइड क्या करते हो, कोटिंग करते हो। कोटिंग करना यानी कि उसके ऊपर अगर लेयर चढ़ा देते हो आप, किसकी? मेटल की। मेटल कौन सा यूज़ करोगे आप? चाहे तो आप सिल्वर यूज़ करो या फिर एल्यूमिनियम। सिल्वर और एल्यूमिनियम का यहाँ पे मेटल यूज़ किया जाता है, उसकी लेपिंग की जाती है। तो आप सपोज करते हो बाहर की ओर करते हो, तो अगर आपने जैसे ही बाहर की ओर किया, तो अभी आपका क्या बन गया? मिरर बना। क्या बना स्टूडेंट? मिरर। तो मिरर में भी क्या प्लेन मिरर है या स्पेरिकल मिरर? बताओ, ये किसका पार्ट था? स्पेयर का पार्ट था ना, स्पेयर का पार्ट था। तो स्पेयर का पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? स्पेरिकल मिरर कहा जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? स्पेरिकल मिरर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर इसके कोटिंग ना करके मैं क्या करता हूँ, इन्वर्ट करता हूँ अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ किया, ठीक है, ये कर दिया। अगर आप अब यह कर दिया है, तो ये स्पेयर का है ना, मिरर बन गया, बना तो स्पेयर पार्ट का है ना, तो इसको भी आपको क्या बोलोगे? स्पेरिकल मिरर। लेकिन इसमें डिफरेंस तो है ही, क्या अपन दोनों को स्पेरिकल मिरर बोलेंगे? अगर अपन स्पेरिकल मिरर तो कुछ डिफरेंस तो हुआ ही नहीं, बट जबकि यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर आप आउटवर्ड क्या कर रहे हो, इसकी कोटिंग कर रहे हो, जबकि यहाँ पे इनवर्ड कर रहे हो। तो ऐसे में जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी इसके अंदर? जैसे कि अगर यहाँ से कोई लाइट रे आती है, ये सपोज किया लाइट रे आ गई, आई लाइट रे, तो जो लाइट रे आ गई तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी ना, पीछे से थोड़ी अंदर तो एंटर करेगी नहीं, क्योंकि आपने पीछे ही लेयर जमा दी। जो प्लेन मिरर जैसा ही है, प्लेन मिरर में से कभी लाइट पास नहीं करती है, वो क्या करती है, बस उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उससे क्या कर जाती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही। तो बताओ यहाँ पे जो ये मिरर है, ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही किससे? इनवर्ड वाली इससे हो रही ना, ये जो कर्व है, इनवर्ड जो कर्व है यहीं से हो रही है, जो इनवर्ड है ना, अंदर की ओर है, तो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाहर की ओर है, बाहर की ओर है ना इसमें, क्योंकि मिरर की अपोजिट साइड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से कोई लाइट रे आती है, ये लाइट रे, तो अब ये क्या करेगी, ये भी इसको क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्ट। तो आप इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो है इनवर्ड, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कौन सी? आउटवर्ड। तो ऐसा कोई भी स्पेरिकल मिरर जिससे लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट होती है किससे? इनवर्ड, जो कर्व्ड है ना, इनवर्ड कर्व्ड, अंदर की वाला, अंदर वाले हिस्से से अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, तो ऐसे टाइप को मिरर को हम बोलते हैं स्टूडेंट कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर समझ में आया? कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कैसी होगी? इनवर्ड होगी, और इस पर जो पॉलिश की जाएगी, जो लेयर चढ़ाई जाएगी, वो कहाँ की जाएगी? आउटवर्ड की ओर की जाएगी, बाहर की ओर कराई जाएगी।
और अंदर की ओर क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। यही इसका अपोजिट है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड वाली है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम देखो ये आउटवर्ड बाहर की ओर है, और अगर जो लेयर चढ़ाई जाती है वो इनवर्ड चढ़ाई जाती है, तो ऐसे टाइप का जो मिरर होता है उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आया समझ में आपको? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंस सिंपल सा डिफरेंस है। अगर कोई भी स्पेरिकल मिरर उसमें अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड है, इनवर्ड जैसे ये रही इनवर्ड, तो वो उस टाइप का जो स्पेरिकल मिरर होगा उसे कहा जाएगा कॉनकेव मिरर। वहीं अगर इसका अपोजिट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड होती है, ये आउटवर्ड, तो इस केस में कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। आया आप लोगों को सभी को? आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आएगा। अब देखो, अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, कुछ टर्म डिस्कस करते हैं। ये आया आप लोगों को? चलिए अब एक दो टर्म समझते हैं हम। प्लेन मिरर में अपना इतना कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह सिंपल था, हो गया। लेकिन स्पेरिकल मिरर में आपको कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर मैं अब आपसे कहता हूँ कि चलो बताइए आप लोग, ये एक तो ये ले लिया अपन ने, स्पेयर का पार्ट लिया अपन ने, ये सेकंड और लेता हूँ मैं, ये भी स्पेयर का पार्ट लिया, ठीक है। तो बताओ ये वाला जो है मिरर कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है स्टूडेंट, बताओ। तो सम ऑफ द स्टूडेंट विल से सर इट इज कॉनकेव मिरर। सो इज इट, क्या कॉनकेव मिरर है क्या? नहीं, अभी ये कॉनकेव मिरर नहीं है। आप जब तक इस पर लेयरिंग नहीं कर देते हो मेटल की, तब तक आप इसको मिरर नहीं कह सकते हैं, तब तक ये आपके ग्लास है। अब ये आपका मिरर कहलाएगा अपने, ठीक है। अब ये कौन से टाइप का मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये इनवर्ड, देखो यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है ना, कोई भी लाइट रे आएगी तो यहीं से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और आपने लेयर कहाँ चलाई, बाहर की ओर चलाई, तो इस केस में कौन से टाइप का मिरर हुआ, कॉनकेव। ओके, अब यहाँ पे हम इसको लेते हैं, अभी भी मिरर है क्या? नहीं, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस पर लेयरिंग करता हूँ। करें, चलो इसको मैंने अपोजिट ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर कर दी ये लो, तो ये कौन से टाइप का मिरर हुआ स्टूडेंट, बताओ। ये कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ? ये होगा कॉनकेव मिरर। ये क्या बात होगी, ये भी कॉनकेव मिरर ही है। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट करते क्या है, अगर इसको अगर ऐसा ना बना के अगर मैं ऐसा बना दिया तो बेस आंसर चेंज कर देते कि ये तो कॉन्वेक्स हो गया। ऐसा नहीं है, आप बेसिक से जाओ कि इसमें ये देखो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, अंदर की ओर है, अभी भी देखो इनवर्ड है ना, और जैसे इनवर्ड हुआ बात तो वही है, बात तो ये मैं इसको ऐसे घुमाऊँ ऐसे घुमाऊँ, लेकिन इसको रिफ्लेक्ट जो सरफेस से होगी वो तो इनवर्ड ही है ना। अरे इनवर्ड हुआ तो अपना कौन सा मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा, तो ये भी कॉनकेव मिरर ही है। तो आप इस चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना प्लीज़, कॉन्सेप्ट से जाना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, तो बताओ अब कौन सा है, अब हो गया आपके कॉन्वेक्स हो गया। कौन सा हो गया स्टूडेंट, कॉन्वेक्स, क्योंकि अब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है, कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड वाली, देखो बाहर वाली है ना। अगर बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब देखो इसके अंदर कुछ टर्म के बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहली टर्म लेते हैं अपन पोल। क्या कहते हैं, पोल। पोल कहते हैं किसको, देखो कोई भी स्फेरिकल मिरर जिसका सेंटर पार्ट, ये सेंटर पार्ट, ये सेंटर पार्ट यहीं पे होगा ना, कोई भी स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है उस सेंटर पार्ट को बोला जाता है पोल बोला जाता है। ये रहा पोल, मिरर यही है ना अपना, इसका सेंटर पार्ट ये रहा, तो इसको कहा जाएगा पोल। ओके, ऐसे यहाँ पे भी है, इसका भी होगा ये पोल। और इस पोल को किससे डिनोट किया जाता है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर तो लिख रखा है पी, और जबकि जो अपनी आरबीएसई बोर्ड है उसके अंदर लिखा रखा है ओ लिख रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओ भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो। तो चलो अपन क्या लिखें, पी लिख देता हूँ चलो मैं, बाकी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना, ओ भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अपन को पोल समझ में आ गया। अब बात टर्म करते हैं, एक और टर्म लेते हैं अपन जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, देखो ये कोई मिरर है,
अब ये जो मिरर अपन मालूम है ये स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल मिरर इसका मतलब ये किसी ना किसी स्पेयर का पार्ट होगा, किसी ना किसी स्पेयर का पार्ट होगा ना, उससे कट करके तो बनाया होगा ये स्पेयर। तो ये जिस स्पेयर का पार्ट होता है ये स्पेरिकल मिरर, वापिस सुन लो, ये स्पेरिकल मिरर जिस स्पेयर का पार्ट है उस स्पेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो स्पेयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इधर कहाँ पे होगा, सी कहाँ होगा, अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं, ये सी से डिनोट कर दिया। यहाँ पे भी होगा कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में किस साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा, ये इस साइड होगा, क्योंकि स्पेयर इधर ही बन रहा है ना, ऐसे बनेगा स्पेयर, तो इधर स्पेयर बनेगा, उस स्पेयर का सेंटर यहाँ पे आएगा, ये ले लिया। तो इसको क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और किससे डिनोट करेंगे अपन, सी। अब इसके बाद देखो एक और टर्म समझते हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, देखो ये रेडियस बन रही है स्फीयर की, बन रही है ना इसको, तो इसको क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाएगा, आर से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा स्टूडेंट, आर से। यहाँ पे भी होगा ये आर से इसको डिनोट किया जाएगा, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया आप लोगों को, रेडियस ऑफ कर्वेचर। 3 टर्म हो गई। अब इसके अंदर देखो एक और चीज़ समझते हैं अपन। अब हम क्या लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस इमेजिनरी लाइन को हमें पास कराना है सी से और पी से। वापस सुन लो, ऐसे कोई भी इमेजिनरी लाइन जो सी और पी से पास होती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, तो उस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, ऐसी इमेजिनरी लाइन। ऐसी इमेजिनरी लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर दें, ये पोल रही, तो ये पोल और कहाँ से पास हो रही है, सी से, तो ऐसी इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हुई स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। आया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को आया होगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है। अब इसके अलावा एक और टर्म है, ठीक है, उसको और समझते हैं। ये 4 टर्म समझ में आएगी, आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी डिफाइनबली मैं लिखवा दूंगा आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोल, जिसको पी से डिनोट किया जाएगा, किसका होगा, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर होगा। सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो क्या होता है, सेंटर होता है किसका, स्पेरिकल मिरर का। थर्ड होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट किया जाएगा। इसके अलावा एक होता है आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये 4 है। अब इसके बाद में 2 और टर्म है, देखो उसको समझो आप, ये समझ में आया आपको, आगे होगा, इजी था। देखो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़रूरी है, और अक्सर हम कंफ्यूज भी होते हैं, पर आज कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर करूँगा आपका कौन, ये जो भी कंफ्यूजन वगैरह जो होता है, एक बार में समझने की कोशिश करना, आगे आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे इस चीज़ से। चलिए समझिए। अब अपन ने एक, जब प्लेन मिरर पढ़ा था, अपन ने एक वर्ड पढ़ा था नॉर्मल, याद है स्टूडेंट, नॉर्मल किसको बोलते हैं, याद है, नहीं याद है, चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको। तो हम क्या लेते हैं कि लाइट रे लेते हैं, क्या लेते हैं, लाइट रे, और वो लाइट रे आ रही है कहीं इन्फिनिट से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिट। तो इन्फिनिट से जब लाइट रे आती है तो वो कैसे आती है, पैरेलल आती है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन पता नहीं है। जैसे कि सपोज करो अभी इन्फिनिट बोल रहा हूँ, तो मैंने इन्फिनिट तो काफ़ी दूर होगा, अनंत होगा, पता ही नहीं होगी उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो ऐसे में जो वहाँ से जो लाइट रे आएगी ना, वो आएगी पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये पैरेलल मैंने लाइट रे ली, अभी एक ही लाइट रे लेता हूँ, ठीक है, ये लाइट रे। तो जब कभी भी कोई भी लाइट रे जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और वो तभी होगी जब कहाँ से आ रही होगी, या तो इन्फिनिट से आ रही होगी। तो जब पैरेलल लाइट रे आती है, तो अब यहाँ पे मिरर पे आएगी, इंसिडेंट होगी।
अब इंसिडेंट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा ना, अपने वर्ड पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं कि जब भी कोई भी लाइट रे वापस बाउंस, मतलब बाउंसिंग बैक, मतलब बाउंस करके किसी पॉइंट, मतलब किसी में ऑब्जेक्ट पे हिट करके वापस उसी मीडियम में जब बाउंस बैक हो जाती है तो उसको अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो अब ये रिफ्लेक्शन होगा तो किस ओर ये होगी, किस ओर ये क्या करेगी, वापस बैकवर्ड मूवमेंट करेगी, किस ओर इसका रिफ्लेक्शन होगा इसका, क्या ये इस साइड होगी, क्या ये इस साइड होगी, या इस साइड, या किस साइड। तो हमको कैसे मालूम चलेगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लो। अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है या भूल गए? तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? देखो, जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पे, तो जिस सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उस सरफेस पे क्या होगा कि वो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही होती है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो उससे बोला जाता है नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। तो जब लाइट रे इंसिडेंट होती है प्लेन मिरर पे, तो वो जिस एंगल के साथ, एंगल किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो जिस एंगल के साथ वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल के साथ क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होती है। और वो एंगल किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। यानी अगर ये 40 डिग्री अगर एंगल पर अगर रिफ्लेक्ट होती है, मतलब सॉरी इंसिडेंट होती है, तो जिस एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट होगी तो 40 डिग्री पे होगी। ठीक है। अब इसके अलावा एक टर्म थी जो मैंने आपको बताई नहीं थी, यहाँ पर समझ लो। अगर कोई लाइट है, अगर वो इंसिडेंट होती है नॉर्मल पर ही, यहीं से, यानी किसी एंगल पे नहीं हो रही है, ऐसे कोई इंक्लाइन नहीं हो रही है, ऑब्लिक नहीं है, वो सीधी नॉर्मल आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है ऐसे, तो फिर क्या होगा कि किस डायरेक्शन जाएगी? क्या नीचे चली जाएगी? नीचे तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना ऐसा है, ओपेक वाला ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर वापस क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जो ये रिफ्लेक्ट होगी तो किधर रिफ्लेक्ट होगी? क्या इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में नहीं, जिस डायरेक्शन में आई अगेन उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। यानी अगर कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस के अगर परपेंडिकुलर अगर वो इंसिडेंट होती है तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम डायरेक्शन। तो ये जो नॉर्मल पे जो लाइट रे इंसिडेंस होती है उसको बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? नॉर्मल इंसिडेंस। तो समझ में आया नॉर्मल इंसिडेंस किसको बोलते हैं? यानी नॉर्मल इंसिडेंट नाम से पता चल रहा है ऐसी कोई लाइट है जो नॉर्मली क्या करती हो? इंसिडेंट होती हो। तो ये यहाँ पे जो मेन जो मुझे बताने का पीछे रीजन था ये वाला चीज़ है। तो अब इस चीज़ यहाँ पे भी यूज होगी। ये जो लॉ है ना, यहाँ पे सब जगह ये एप्लीकेबल होता है। ये वाला जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, सब जगह सरफेस कोई सी भी हो, चाहे वो स्पेरिकल हो चाहे प्लेन मिरर हो, सब पे ये यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं भाई इसको? देखो अब कोई लाइट रे आई है, ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो अब ये किस ओर होगी? तो ये जाएगी, कैसे जाएगी? जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही होगी उस एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको चाहिए नॉर्मल। तो अब इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे बनेगा? स्टूडेंट, सबसे अच्छा तरीका है, जिस भी पॉइंट पे स्फेरिकल मिरर पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ कर दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन ड्रॉ कर दिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जब इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करते हो मिरर के ऊपर तो वो नॉर्मल ही होती है उस मिरर के लिए। तो यहाँ पर नॉर्मल, अगर आपको यहाँ पर नॉर्मल बनाना है तो इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, यहाँ पर नॉर्मल बनाना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, तो वो उसका नॉर्मल होगा। तो अब देखो ये लाइट आ गई यहाँ पे, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं अपन। अब पता है कि जिस एंगल के साथ यहाँ पे वापस इसी से एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी ना, अब उधर तो जाएगी नहीं, ये नॉर्मल की दूसरी साइड होगी, ये दूसरी साइड। तो जो एंगल ये था उसी एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट होगी, और ये रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है किसको? प्रिंसिपल एक्सेस को। कोई भी लाइट रे जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सेस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सेस को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट? फोकस कहेंगे। और इस फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एफ। आया आप लोगों को? इसी चीज को इसमें समझो, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट रे आएगी वो हमेशा जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उस साइड से आएगी। ऐसा नहीं कि अंदर से आ रही होगी, अंदर से नहीं आएगी, इस साइड से आएगी। तो अब मैं वापस लाइट रे लेता हूँ पैरेलल, ये पैरेलल लाइट रे आई।
अब ये यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये किस डायरेक्शन में करेगी, क्या ये इस डायरेक्शन में करेगी या उस डायरेक्शन में, तो इस चीज़ का आपको मालूम करना है। तो आप क्या करो, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो आप, और वही उसका क्या होगा, नॉर्मल होगा। अभी अपन ने यही बताया था ना, यही डिस्कस किया। तो चलिए यहाँ पर नॉर्मल अपन करते हैं ड्रॉ, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है वहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी लाइन, वो उसका नॉर्मल होगा। तो अब ये जो लाइन आ रही है, लाइट रे आ रही है, ये कुछ ना कुछ इस नॉर्मल के साथ में, ये नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने एंगल पे ये यहाँ पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी, तो उसी एंगल के साथ यानी इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। तो ये हो गया, तो ये और ये एंगल सेम होगा। तो ये लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, आया। तो अब ये लाइट है तो इसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो क्या यहाँ पर फोकस पॉइंट होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। अब लाइट है तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, अब अंदर तो आ ही नहीं रही, तो इस प्रिंसिपल एक्सेस को ये कैसे करेगी, तो प्रिंसिपल एक्सेस यही है ना। तो अब ये उधर जाकर तो वापस नीचे तो आ नहीं जाएगी, ये उधर ही जाएगी, आगे जाएगी। तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सेस को इंटरसेक्ट कैसे कर रही है, ये ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है। तो फिर यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, ऐसा मानते हैं, वर्चुअली अपन इमेजिन करते हैं कि ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई ना, ये यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ से नहीं हो रही, ये कहीं पीछे से। जब इसको आप बैकवर्ड आप इसको मूव करवाते हो ना, आगे एक्सटेंड करते हो, तो अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पर हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। और ये जो बीच की जो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस पॉइंट की, उसको क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से। आया आप लोगों सभी को, आई होप आया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को वापस रिवाइज करके देखो, आप लोगों को जरूर आ जाएगा आपको। तो आप इसको आप ड्रॉ कर लो, इस डायग्राम को। अब स्टूडेंट हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमने समझ लिया। अब बात आती है कि आपके अंदर भी सोचते होंगे कि सर यार आपने इतना तो बता दिया, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स इतना सब कुछ बता दिया, तो क्या अभी आपने कभी देखा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को देखा है। तो कई सारे सोच रहे होंगे कि नहीं यार मैंने तो नहीं देखा। ऐसा नहीं है, आप देखते हो, जब भी आप कुछ राइस वगैरह, जब भी आप स्पून लेके चम्मच लेकर अगर आप कुछ खाना वगैरह खा रहे होते हो, तो उस समय आपको पता नहीं है आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। आप कहोगे सर कॉनकेव कॉन्वेक्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब आप जो ये स्पून है, जो चम्मच है, अब इस चम्मच की अगर आप एक तो देखो चम्मच जो होता है स्पून थोड़ा सा बेंड होता है ना, तो थोड़ा कर्व होता है। तो अंदर वाली, अगर वो स्पून को आप अंदर वाली साइड को देखते हो आप अपने आप को, तो उस केस में क्या होता है, वो कैसा काम कर रहा होता है, कॉनकेव का जैसा काम कर रहा होता है। किसका, कॉनकेव जैसा, है ना। किसके जैसा काम कर रहा होता है, कॉनकेव की जैसे। लेकिन अगर आप इसकी इनवर्ड ना देख के अगर आप ऐसे आउटवर्ड वाली डायरेक्शन, अगर आउटवर्ड वाला अगर फेस देखते हो, बैक साइड वाला, तो उस केस में जो मिरर वर्क कर रहा होता है वो उस समय कर रहा होता है किसकी जैसे, कॉन्वेक्स मिरर की जैसे वर्क कर रहा होता है। तो जब कभी भी आप मिरर को देखते हो, किसको, आपने जो स्पून वगैरह है, जो चम्मच वगैरह, उसको जब आप देखते हो तो उसको देखना आप अपने आप को उसमें देखने की कोशिश करना। एक बार आप उसको उल्टा रखना, और एक बार तो उसका जो बाहर वाला जो फेस है उसको अपनी ओर रखना, एक बार उसका इनवर्ड वाला उसको अपनी ओर रखना, और उसमें देखना क्या आपको अपना फेस नज़र आ रहा है क्या। अगर नज़र आ रहा है तो कैसा नज़र आ रहा है, क्या साइज़ छोटा दिखाई दे रहा है या बड़ा दिखाई दे रहा है, या फिर आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है या इरेक्टेड दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप सोचना, समझने की कोशिश करना, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि जो कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, इसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस किस टाइप की मिरर होती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो कैसा क्या बनता है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टूडेंट यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।